पड़ोस में है, आपके विलेज में है, आपके लोकल एरिया में। इसके लिए हमको बाहर से कोई सिंथेटिक प्रोडक्ट नहीं लाना है, महंगा प्रोडक्ट परचेज नहीं करना है। मोस्टली फार्म का ही वेस्टेज को डिकम्पोज करके यूज करना है। जो हमारे फार्म पर टोबैको, नीम, इनको लहसुन, इनको सबको यूज करना है एज ए बायोपेस्टिसाइड। और कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर, इनको यूज करना है एज ए न्यूट्रिएंट सप्लाई। तो प्लांट को दो ही चीज चाहिए, एक तो चाहिए प्लांट की सुरक्षा, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, बायोपेस्टिसाइड, बायोइंसेक्टिसाइड और न्यूट्रिएंट्स थ्रू ऑर्गेनिक मैन्योर, एंड मिनिमल यूज ऑफ परचेज इनपुट ओनली एज कंप्लीमेंट्री टू लोकल रिसोर्सेज। जो भी आपका परचेज इनपुट लाएंगे उससे पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा, फार्मर का आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, और लोग बैंकों से लोन लेकर के सिंथेटिक मटेरियल ले रहे हैं बड़े महंगे महंगे। इससे क्या होता है कि क्रॉप फेल होने के बाद वो फार्मर्स को सुसाइड करने की स्थिति आ जाती है, क्योंकि अपने पास पैसा नहीं है, पैसा उन्होंने कहीं से उधार लिया, वो पैसा देना पड़ेगा। जब देना पड़ेगा तो मानसिक तनाव और शारीरिक अस्वस्थता, मानसिक तनाव, यही मेन सुसाइड का कारण है फार्मर्स की। चाहे वो कहीं भी देख लीजिए, देश में कहीं भी देख लीजिए, जहाँ जितना ज़्यादा फार्मर्स लोन ले रहा है बैंकों के थ्रू और इनऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, तो बाद में उसकी स्थिति बहुत खराब हो रही है, क्योंकि मार्केट को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। तो फार्मर पैसा देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उनको क्वालिटी चाहिए। बिलो क्वालिटी या पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट कोई भी नहीं परचेज करना चाहता, फ्री में भी कोई भी नहीं लेना चाहता। अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट को आदमी 10 रुपये, 20 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये ज़्यादा दे करके भी परचेज करता है। इसलिए क्या करना है, हमको अपने फार्म का ही प्रोडक्ट यूज़ करना है, अपने लोकल प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। फील्ड में कोई भी सिंथेटिक नहीं करना है, कोई भी कॉस्टली बाहर से ला करके नहीं करना है, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हार्मोन से बड़े बड़े बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। इससे फार्मर उनकी कॉस्ट बियर नहीं कर पाता और बैंक से लोन लेता है या अपने बोहरे से लोन लेता है, जो गांव में प्रथा चलती है, महंगे ब्याज दर। ठीक है। और मेंटेनिंग ए डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, और प्लांट और एनिमल के बीच में जिसको इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को मेंटेन रखता है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन कारण है, मेन बेनिफिट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, कि maintaining a diversity of plant and animal species, ensuring the basic biological function of soil, water, nutrient, humus continuum। तो ये इंश्योर करता है क्या, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ किसका, बायोलॉजी फंक्शन ऑफ सॉइल, वाटर, न्यूट्रिएंट, ह्यूमस, इन सबको बैलेंस करने का, बायोलॉजिकल बैलेंस को इंश्योर करने का काम करता है इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग बैलेंस द biological function of soil, water, nutrient, humus and continuum। और क्या इसका बेनिफिट है, इंक्रीजिंग क्रॉप एंड एनिमल डाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ पॉलीकल्चर, एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम, इंटीग्रेटेड क्रॉप, लाइव स्टॉक सिस्टम एक्सेट्रा। इन सबको ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू इनका जो एक सिस्टम होता है, जिसको बायोलॉजिकल सिस्टम बोलते हैं, वो दुरुस्त रखना है, अच्छा रखना है, जिससे प्लांट भी स्वस्थ, लाइव स्टॉक भी स्वस्थ और ह्यूमन बीइंग भी स्वस्थ। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है, इसका ऑर्गेनिक फार्मिंग का। और नेक्स्ट चीज आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में नीड एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि नीड एंड स्कोप ऑर्गेनिक फार्मिंग, कोई भी चीज का प्रोडक्शन करने से पहले, किसी भी नया प्रोडक्ट को फार्म में ग्रो करने से पहले एक दिमाग में बात आती है फार्मर्स के, वो ये कि हम लोग इसका स्कोप क्या है, इसकी नीड क्या है, नीड एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। कई सारे कंट्री में ऑर्गेनिक फार्मिंग सक्सेसफुली ग्रो हो रहा है और इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी इसका हम स्टेट वाइज सिनेरियो दिखाएंगे आपको कि किस स्टेट में कितना 1000 हेक्टेयर में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है, और फार्मर जागरूक हो चुका है और एक बिजनेस पर्पस से ऑर्गेनिक फार्मिंग को फार्मर कर रहा है। प्रोडक्ट है वो सेल होगा, इंडिया में नहीं और कंट्री में भी एक्सपोर्ट होगा। और प्रोडक्ट हमारे सामान प्रोडक्ट से 4 टाइम्स 5 टाइम्स मोर उसका प्राइस है। तो इसका जो फ्यूचर है राइट है, इसको स्कोप है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्रीज इन अवेयरनेस एंड हेल्थ। इसमें होता है कि अवेयरनेस डेवलप हुआ है पब्लिक के बीच में, पीपल्स के बीच में अवेयरनेस
और हेल्थ के बारे में लोग बहुत डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत सोचते हैं। पहले इतना नहीं हेल्थ के बारे में सोचते थे, जब से बहुत सारी तरह तरह की नई नई बीमारियां पैदा होने लगी हैं, तो एक सामान्य जन के बीच में हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ी है कि भाई क्या चीज को खाया जाए, किसको ना खाया जाए, कौन सा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, कौन सा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये तो सभी जानते हैं कि जो भी यूरिया और केमिकल्स हम लोग ग्रेन फूड ग्रेन्स यूज वेजिटेबल यूज कर रहे हैं, इनकी स्टोरिंग कैपेसिटी भी कम है, प्लस ये बॉडी में इनका हार्मफुल इफेक्ट भी होता है। बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां लोगों को पैदा हो रही हैं, लोग सामने ही देख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हेल्थ कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल। दूसरा है ग्लोबल कंज्यूमर आर इंक्रीजिंगली लुकिंग फॉर ऑर्गेनिक फूड विच इज कंसिडर्ड सेफ एंड हैजार्ड फ्री। ग्लोबल वर्ल्ड लेवल में एक कंज्यूमर की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जिसको ऑर्गेनिक फूड चाहिए, सेफ फूड चाहिए, हैजार्ड फ्री फूड चाहिए, बगैर किसी नुकसान के, बॉडी को किसी साइड इफेक्ट ना हो। और ऑर्गेनिक फूड ही एक ऐसा है जो सेफ एंड हैजार्ड फ्री है। इसका ग्लोबल मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग लुकिंग फॉर ऑर्गेनिक फूड विच इज कंसिडर्ड सेफ एंड हैजार्ड फ्री। द ग्लोबल प्राइस ऑफ ऑर्गेनिक फूड आर मोर प्रॉफिटेबल एंड रिम्यूनरेटिव। तो ग्लोबल प्राइस ऑर्गेनिक फूड के बहुत ही प्रॉफिटेबल हैं। अगर आप अपने फार्म पर इसको प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो इसका मार्केट में रेट अच्छा मिलता है। इसके बाद एपिडा के थ्रू, जो कि सर्टिफिकेशन एजेंसी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके थ्रू आपका परचेज होगा और एपिडा उसको परचेज करके ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट को वो फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हिंदुस्तान में ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेशन सिर्फ एक एजेंसी देती है, वो है एपिडा, और ये 2002 से ही दे रही है। और उसको आपको हॉल मार्क्स देगा, आपकी पैकिंग होगा, पैकिंग हॉल मार्क्स लगेगा और मार्केट से सीधा चलेगा। इसका जो फीस है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, वो 10,000 से लेकर 60,000 तक वो टोटल खर्चा आता है। इसके बाद आपका पंजीकृत हो जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्म रजिस्टर्ड हो जाएगा एपिडा के अंदर, और एपिडा इसको थ्रू मार्केट में परचेज करेगा और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करना है या कहाँ किसका डिमांड है उसको भेजना है। तो इसके लिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो इसके लिए आपको एपिडा से कांटेक्ट करना है। एपिडा अपना स्टाफ भेजता है, वो आपके फार्म का विजिट करेगा। आपको जो फीस होगी वो 10 से 60 के बीच में है, पूरा सब कुछ, पूरा रजिस्ट्रेशन फीस और आपका जो कर्मचारी आएगा, उनका स्टाफ आएगा, विजिट करेगा, वो सब फीस। इसके बाद आपका प्रोडक्ट सीधा एपिडा परचेज करके और एक्सपोर्ट करना है, कहाँ करना है वो उसका काम है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग के? हमारा जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, उद्देश्य क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग का? तो पहला उद्देश्य है हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी फूड। हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी, बहुत ही पोषित न्यूट्रिटिव फूड, हाई क्वालिटी न्यूट्रिटिव फूड प्रोवाइड करना इसको जन सामान्य को, यानी कि पॉपुलेशन जो हमारे देश में पॉपुलेशन है, पीपल्स को हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल फूड। इनकरेज एंड एनहेंस द बायोलॉजिकल साइकिल विथ फार्मिंग सिस्टम। जो हमारा बायोलॉजिकल साइकिल है, जैव चक्र, उसको स्ट्रॉन्ग करना है थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम। थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग द बायोलॉजिकल साइकिल। बायोलॉजिकल साइकिल क्या होता है सभी आप जानते हैं, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, और उसके बाद एटमॉस्फेयर में जाकर के वापस फिर रिसाइकिल होता रहता है, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल साइकिल। मेंटेन एंड इंक्रीज द लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल फॉर लॉन्ग टाइम। काफी समय तक अगर आपने ऑर्गेनिक मैन्योर यूज किया है, बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर यूज किया है, तो बहुत लंबे समय तक 10, 20, 50 साल तक आपकी सॉइल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी इन रिलेशन टू फर्टिलिटी। आपका फार्म वेल फर्टाइल रहेगा, कोई उसमें एसिडिटी, कोई सैलिनिटी, एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि जो भी जितने भी ऑर्गेनिक मैन्योर हैं ये नियर अबाउट न्यूट्रल होते हैं। पीएच इनका बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता है। तो ये कंप्लीट प्लांट फूड, नॉट ओनली प्लांट फूड बट सॉइल फीड। ये कहते हैं, लोग कहते हैं प्लांट को फीड करना, प्लांट को फीड करने की तो बात है, आप पहले सॉइल को फीड कीजिए। जब सॉइल हंग्री होगा तो प्लांट को कहाँ से खाना मिलेगा? प्लांट जो खाना लेता है वो सॉइल के थ्रू लेता है। आप सॉइल में अच्छा सा फीड करिए, सॉइल को ऑर्गेनिक मैन्योर दीजिए, बायो फर्टिलाइजर अप्लाई करिए। जब सॉइल हेल्दी होगा, प्लांट हेल्दी होगा,
प्लांट हेल्दी होगा तो उसका प्रोडक्ट जो भी आएगा वो हेल्दी होगा, चाहे वो आप लाइव स्टॉक को खिलाएं एज ए फॉडर, चाहे आप खुद खाएं ग्रेन फूड वेजिटेबल फ्रूट के रूप में, तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी हेल्दी है। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, जिस प्लांट को एनिमल्स ने यूज किया है, हेल्दी प्लांट को एनिमल का मीट यूज किया है, तो वो भी हेल्दी होगा। तो दोनों के लिए ही है, हेल्दी है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक है, और इससे को यूज करने से कोई भी जैसे आगे जो तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं वो नहीं होगी। तो इसको लिखते इसको एक वर्ड में अगर कहना चाहेंगे तो ये है, इट मेंटेन एंड इंक्रीज द लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एज वेल एज हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग। वर्क विद नेचुरल सिस्टम एंड एनहेंस इट। हम लोग सब नेचुरल सिस्टम में रह रहे हैं, प्रकृति में रह रहे हैं, एनिमल्स, लाइव स्टॉक, प्लांट, यही सब एनवायरनमेंट है, पारिस्थितिकी जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, यही एनवायरनमेंट हमको इफेक्ट करता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग स्ट्रॉन्ग द सिस्टम एंड इनहेंस द एनवायरनमेंट सिस्टम, जो हमारा वातावरण का जो सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। अवॉइड ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन। आपने देखा डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन फॉर्म्स होते हैं। कितने टाइप से पॉल्यूशन होता है नेचर में? वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, फूड पॉल्यूशन, इन सबको खत्म किया जा सकता है सिर्फ एक चीज से, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो क्या करना है? यूज ऑर्गेनिक फार्मिंग, अवॉइड ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। इसकी और टू मेंटेन द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल सिस्टम। और एग्रीकल्चर सिस्टम में जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है, आनुवंशिक परिस्थितियां, वो एक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। डाइवर्सिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल सिस्टम बाय द ऑर्गेनिक फार्मिंग। एडवांटेज क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग का? तो सो मेनी एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये है, ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोड्यूस ऑप्टिमल कंडीशन इन द सॉइल फॉर हाई यील्ड एंड गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप। जब ऑर्गेनिक मैन्योर यूज किया है फील्ड में आपने, तो क्या आपको मैंने बताया अभी कि सॉइल हेल्थ एज वेल एज प्लांट हेल्थ, और यील्ड को भी इंक्रीज करता है, सॉइल हेल्थ को मेंटेन रखता है, प्लांट हेल्थ को मेंटेन रखता है। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है, यूज ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोड्यूस ऑप्टिमल कंडीशन इन द सॉइल फॉर हाई यील्ड एंड गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप। दे सप्लाई द एंटायर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। और सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है ऑर्गेनिक मैन्योर में कि इंटायर न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है, रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। ऑल 17 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स विल बी सप्लाई बाय द ऑर्गेनिक मैन्योर। पूरा, इसमें ये नहीं है कि ये छूट गया वो छूट गया। एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, ऑर्गेनिक मैन्योर सप्लाई इंटायर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। ऐसा आपका इनऑर्गेनिक में नहीं होता है। अगर आप यूरिया अप्लाई करेंगे तो फास्फोरस नहीं मिलेगा, डीएपी अप्लाई करेंगे तो पोटाश नहीं मिलेगा, म्यूरेट ऑफ पोटाश अप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं मिलेगा। तो आपको अलग अलग खर्चा करना पड़ता है, अलग अलग चीज ला करके अलग अलग फार्म में अप्लाई करना है, इसलिए बहुत कॉस्टली है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है कि ऑर्गेनिक मैन्योर सप्लाई ऑल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन ए सफिशिएंट अमाउंट। दे इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्लांट। तो ये इम्प्रूव करते हैं प्लांट की ग्रोथ को, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट। और इसका जो बेनिफिट है, एडवांटेज है, वो है दे इम्प्रूव ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्प्रूव द सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्प्रूव सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्प्रूव द सॉइल केमिकल प्रॉपर्टी, दे रिड्यूस द नीड फॉर परचेज इनपुट। तो ये तीन चीज मैंने बताया आपको, इम्प्रूव फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। स्टूडेंट, यू नो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स टेक्सचर ऑफ सॉइल, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल और न्यूट्रिएंट सप्लाई कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो सॉइल की फिजिकल कंडीशन है वो इम्प्रूव होता है बाय द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, बाय द यूज ऑफ वर्मी कंपोस्ट, अर्बन कंपोस्ट, रूरल कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर, एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है वो फिक्स करके, नेचुरल, कहीं से भी सिंथेटिक न्यूट्रिएंट्स नहीं है, सब क्या है न्यूट्रल न्यूट्रिएंट्स हैं जो नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। प्लांट के बाई प्रोडक्ट के द्वारा आफ्टर द डिकम्पोजिशन डिटेक्ट होकर के प्लांट को यूज हो रहा है। सो रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बाय द डिकम्पोजिशन।
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, आपने देखा होगा कि जब भी आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हो तो या तो सॉइल सैलाइन हो जाता है, सॉइल एसिडिक हो जाता है। और इसमें क्या है कि इसमें सॉइल का नो चांसेस ऑफ एसिडिटी, नो चांसेस ऑफ सैलिनिटी, ना नमकीन सॉइल होगा ना अम्लीय सॉइल होगा। आप अगर मैन्योर यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, वो आपका सॉइल का जो केमिकल प्रॉपर्टी है इट इज बैलेंस, नो नो डिसबैलेंस इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। तो सॉइल में ह्यूमस की अमाउंट बढ़ेगा, सॉइल में एयर वाटर का जो रेशियो है प्रॉपर मेंटेन रहेगा। जैसे सॉइल का आपने देखा होगा, सॉइल का जो है कंपोजिशन क्या होता है, सॉइल में आपका 25% वाटर, 25% एयर, 45% मिनरल्स एंड अबाउट 5% आपका ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। अब ये जब डिसबैलेंस होता है तभी सॉइल की जो या तो केमिकल प्रॉपर्टी खराब होगा या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल का खराब हो जाएगा। मोस्टली फिजिकल प्रॉपर्टी, जब ह्यूमस, वाटर, एयर, मिनरल्स के बीच का जो रेशियो है वो अगर डिस्टर्ब होता है तो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है, ये बैलेंस रखता है, इंप्रूव करता है, केवल बैलेंस ही नहीं, इंप्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, दे रिड्यूस द नीड फॉर परचेज इनपुट। और क्या करता है, जो फार्मर्स बाहर से इनपुट परचेज कर रहा है, अपना पैसा खर्च करता है, बैंक से लोन लेता है, बहरे आसामी से लोन लेता है, तो वो नहीं लेना पड़ेगा। इससे कि फार्मर का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा, सेविंग कैपेसिटी बढ़ेगा, उसके पास बाहर जो पैसा जा रहा है वो बंद हो जाएगा। इसका कुछ थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आता है, कभी कभी हर चीज में एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, बट एडवांटेज ज्यादा है इसके अंदर, डिसएडवांटेज कम है। डिसएडवांटेज इसमें बस यही है कि स्टार्टिंग में प्रोडक्टिविटी थोड़ा कम होता है। एज यू नो, ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है कि वो स्लोली न्यूट्रिएंट को रिलीज करता है, और प्लांट को क्या होता है बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है स्टार्टिंग में। तो जब ऑर्गेनिक मैन्योर आपने फर्स्ट ईयर यूज किया, आप एक साल में तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डेवलप नहीं होता है, इसके लिए आपको 2 या 3 ईयर तक आपको प्रोडक्ट को यूज करना पड़ता है ऑर्गेनिक मैन्योर को। तो उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में प्लांट को न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए होते हैं, और हमारा जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो स्लोली न्यूट्रिएंट को रिलीज करता है, तो थोड़ी प्रोडक्टिविटी स्टार्टिंग में कम होता है। बट आफ्टर 3 ईयर you can take full production from the farm। इसमें प्रोडक्टिविटी में लो प्रोडक्टिविटी often reported as the quantum nutrient used comparatively lower। तो प्लांट को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और सॉइल से कम न्यूट्रिएंट्स उससे मैन्योर से रिलीज होते हैं। तो स्टार्टिंग में 1 to 2 ईयर तक आपको लगेगा थोड़ा कम आ रहा प्रोडक्शन, बट आफ्टर 2 या 3 ईयर बाद वो रूटीन वे में आ जाता है। जो हमारा 2 साल पहले आपने मैन्योर अप्लाई किया था वो भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, 2 साल बाद किया था वो भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, फर्स्ट ईयर किया था वो भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। यानी आपको 3 साल का न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट होकर जब 3rd ईयर में मिलेगा तो आपका जो प्रोडक्शन आएगा वो इनऑर्गेनिक फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, बट स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो रहती है। दूसरा क्या है, लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव में इसमें कल्टीवेशन रिक्वायर मोर लेबर, स्पेशली फॉर वीडिंग। जब वीड कंट्रोल करते हैं तो वहाँ थोड़ा लेबर ज्यादा चाहिए होता है। केमिकल कंट्रोल में क्या है कि आपने स्प्रे कर दिया और प्लांट सबको एक ही लेबर आकर के पूरे फार्म में स्प्रे करके चला गया, लाइक जैसे 1 बीघा खेत है। बट उसमें अगर हम मैनुअल वीडिंग कराएंगे, मैकेनिकल वीडिंग कराएंगे, हैंड वीडिंग कराएंगे लेबर के थ्रू, तो थोड़ा लेबर ज्यादा लगेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव। तो शुरू में लेबर इंटेंसिव है क्योंकि हम लोग केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं, वीडिसाइड यूज नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेबर के थ्रू वीड को निकलवा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको हमारे गांव में लेबर भी नहीं है तो हम कहाँ से लेबर लाएंगे, तो फिर आप उसके लिए कल्चरल प्रैक्टिसेस यूज करिए, रोटेशन करिए, क्रॉप रोटेशन को अपनाइए। तो इस तरह से ये यूज कर सकते हैं। और स्किल, थोड़ा पढ़ा लिखा स्किल ट्रेनिंग बहुत जरूरी होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्टार्टिंग में, क्योंकि इसके के लिए एक स्किल की आवश्यकता है। तो रिक्वायर कंसिडरेबल स्किल टू फार्म ऑर्गेनिकली। अगर आपका ऑर्गेनिक फार्म है, you have to operate farm by organically, तो you have to train your staff। जो सुपरवाइजर हैं फार्म में जो काम करते हैं उनको ट्रेन कराना पड़ेगा थ्रू डिफरेंट एजेंसीज। और जैसे आपका कृषि वन केंद्र है, ये बहुत अच्छे से फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं, फार्मर्स को प्रैक्टिकली दिखाते भी हैं, फार्म पर भी दिखाते हैं। इनके पास वर्मी कंपोस्ट पे बहुत सारे यूनिट हैं, मशरूम के बहुत सारा प्रोडक्शन का काम चल रहा है, हनी का प्रोडक्शन टोटल ऑर्गेनिक है, कहीं भी इनके यहाँ कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जाता है।
चाहे वो मशरूम का हो, चाहे वो आपका हनी प्रोडक्शन हो, चाहे वो कच्ची हल्दी का प्रोडक्शन हो, चाहे वो अदरक का प्रोडक्शन हो, और समूहों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे बहुत सारे किसानों ने अपना काम भी शुरू कर दिया। तो यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं है, ये कृषि वन केंद्र के माध्यम से ट्रेनिंग के साथ साथ डेमोस्ट्रेशन, और डेमोस्ट्रेशन के साथ साथ अगर आप आकर के काम करना चाहते हैं तो आप काम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस। आप यहाँ करके एक वर्क एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अपने हाथ से वर्मी कंपोस्ट बनाइए, अपने हाथ से मशरूम प्रोडक्शन करिए, अपने हाथ से गार्डन में आप ऑर्चर्ड का मेंटेनेंस करिए, हनी प्रोडक्शन करिए, उसकी ट्रेनिंग लीजिए और हनी प्रोडक्शन करिए। 1-2-4 महीने यहाँ कीजिए, इसके बाद आप अपने घर पर जाकर कर सकते हैं। तो अगर स्किल की जरूरत है तो जो कृषि वन केंद्र देहरादून में जो काफी कई सारे फार्म इन्होंने ले रखे हैं, वहाँ अच्छे से ये लोग कर रहे हैं कृषि वन केंद्र में। तो स्किल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगा, लेबर का भी आपके पास सॉल्यूशन मिल जाएगा, और प्रोडक्टिविटी तो स्टार्टिंग में 1-2 साल का प्रॉब्लम आएगा, देयर आफ्टर दैट यू हैव टू टेक फुल प्रोडक्शन, क्वालिटी प्रोडक्शन। तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, सम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल है टू प्रोड्यूस फूड फॉर हाई क्वालिटी इन सफिशिएंट क्वांटिटी। हमारा फार्म का भी प्रिंसिपल होगा, जब हमारा फार्म ऑर्गेनिक फार्म होगा तो उसका पहला प्रिंसिपल होगा टू प्रोड्यूस फूड फॉर हाई क्वालिटी इन सफिशिएंट क्वांटिटी। जैसी जितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगी उतना हमको प्रोडक्शन करना है, और क्वालिटी प्रोडक्शन करना है। टू इंटरेक्ट इन ए कंस्ट्रक्टिव एंड लाइफ एनहेंसिंग वे विद नेचुरल सिस्टम एंड साइकिल्स। तो इसको इंटरेक्ट करना है कंस्ट्रक्टिव वे में, इंटरेक्ट इन कंस्ट्रक्टिव एंड लाइफ एनहेंसिंग वे विद नेचुरल सिस्टम। जो हमारा नेचर का सिस्टम है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे बेस्ट चीज ये है कि कहीं भी नेचर डिस्टर्ब नहीं होता है। आप केमिकल यूज करेंगे, आपका अर्थवर्म मर जाएगा। जो भी बर्ड है, चिड़िया हैं, जो एनवायरनमेंट को आपकी हेल्प के लिए स्वच्छ करती हैं, वो उनको हार्मफुल है। बट हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर कहीं भी किसी के लिए हार्मफुल नहीं है। और इससे केवल एनिमीज, जो हमारे जो शत्रु कीट जिनको बोलना चाहिए, उनके लिए हम बायो पेस्टिसाइड यूज करते हैं, वो सिर्फ उनके लिए हानिकारक है, बाकी किसी के लिए नहीं है। और इसका प्रिंसिपल है टू इनकरेज एंड एनहेंस बायोलॉजिकल साइकिल्स विद इन द फार्मिंग सिस्टम। अपने फार्मिंग सिस्टम बायोलॉजिकल साइकिल को डेवलप करिए। बायोलॉजिकल साइकिल क्या होता है कि आप जब फार्म पर जाएं तो वहां पर आपको हर तरह के एनिमल्स मिलना चाहिए, है जो क्रॉप को हार्मफुल नहीं है। कुछ फ्रेंडली इंसेक्ट होता है, बर्ड है, इंसेक्ट है, अर्थवर्म है, ये सब वहाँ आना चाहिए। बायोलॉजिकल साइकिल है, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, ये तीनों को एक ही साथ रहना। अगर आप ये सोचे कि नहीं हम ही रहेंगे, एनिमल्स भी नहीं रहेगा तो प्लांट भी नहीं रहेगा, अगर प्लांट नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहेंगे। तो प्लांट को बचाने के लिए आप एनिमल्स को मारते हैं, तो क्या होगा, इसमें बायोलॉजिकल जो हमारा साइकिल है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ह्यूमन को क्या करना है, अपना बायोलॉजिकल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है, फार्म का बायोलॉजिकल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है, टू इनकरेज एंड एनहेंस बायोलॉजिकल साइकिल विद इन द फार्मिंग सिस्टम, टू मेंटेन द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जो आपका फार्म है उसके चारों तरफ फार्म पर भी एक जेनेटिक डाइवर्सिटी सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग रखना है। इसलिए बायोलॉजिकल साइकिल पर, बायोलॉजिकल बैलेंस पर विशेष ध्यान दिया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो प्रोडक्शन के साथ साथ एनवायरनमेंट की क्वालिटी और हेल्दी फूड, सफिशिएंट फूड अवेलेबल हो, जिससे कि आपके जो भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए, स्वास्थ्य के लिए, इन फ्यूचर जनरेशन के लिए, रिसोर्स कंजर्वेशन लाइक ए सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, नेचर कंजर्वेशन, इनको सबको कंजर्वेशन होगा तभी होगा जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को फॉलो करेंगे। एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द वर्ल्ड में इसका बहुत तेजी से एरिया बढ़ रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। डेटा चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये डेटा फ्रॉम 2015 का डेटा हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्म कोई एक दिन में तैयार नहीं होता है। अभी पता है वो ऑर्गेनिक फार्म को तैयार होने में 1-2 साल लगते हैं। तो जो 2015 में आपने जो शुरू किया होगा वो 3 साल बाद आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक मोटा डेटा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का वर्ल्ड में। तो ये स्पेन में 17.7% ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, इटली में 13.4% ऑर्गेनिक फार्मिंग है, फ्रांस में 12.2% ऑर्गेनिक फार्मिंग है,
जर्मनी में 9.5% ऑर्गेनिक फार्मिंग है, पोलैंड में 5.2% ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये क्या है, टोटल एरिया का ये परसेंट है, जो टोटल कल्चरेबल लैंड है उसका 17.7% एरिया, मैक्सिमम एरिया इन स्पेन, 13.4% ऑफ टोटल एरिया इन ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इटली। फ्रांस में 12.2% ऑफ टोटल एरिया का ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट हो चुका है। जर्मनी में 9.5%, पोलैंड में 5.2%।